चांदनी दौड़ती हुई अपने कमरे में आई। उसने गुस्से में टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाया और बहुत जोर से फर्श पर फेंक दिया। कमरे में चारों ओर टूटे हुए फ्लावर पॉट के टुकड़े बिखर गए। तभी अमित वहां आया और कांच के टुकड़ों से बचते हुए चांदनी के पास आकर बोला, इतना कुछ करने से पहले एक बार मुझे ये सब बता देती तो वो सब नहीं होता जो अभी हुआ। चांदनी गुस्से में बोली, बताया था तुम्हें भी कि मनमीत सही इंसान नहीं है, पर किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं था तो क्या करती, चुपचाप बैठी पिंकी की जिंदगी बर्बाद होती देखती रहती। कुछ तो करना था ना मुझे, तो कर लिया, मिल गया सुकून सबके सामने थप्पड़ खाकर। तभी अमित बोला। चांदनी ने गुस्से में बेड पर रखा पिलो उठाया और उसकी ओर फेंक कर बोली, निकलो मेरे रूम से बाहर, अभी के अभी वरना सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। तू ना इसी लायक है, बिना सोचे समझे कुछ भी करती है इडियट। इतना कहकर अमित गुस्से में वहां से चला गया तो चांदनी भी चीखी, हाँ जूते खाने लायक ही हूं मैं, तुम पर तो लोग फूल बरसा रहे हैं ना। इतना कहकर वो बेड पर बैठ गई। तभी कृषि उसके रूम में आया और उसकी बगल में बैठकर बोला, रिलैक्स चांदनी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हें। चांदनी ने तुरंत उसकी ओर देखा तो कृषि मुस्कुरा दिया। चांदनी गुस्से में बोली, इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं हूं मैं, और जब भी मरूंगी 2-4 को साथ लेकर मरूंगी। उसका ये डायलॉग सुनकर कृषि की आंखें फटी की फटी ही रह गई, पर फिर उसे हंसी आ गई और वो बोला, तुम्हें पता है चांदनी, तुम एकदम यूनिक आइटम हो। मुझे तो लगा था कि इतनी डांट के बाद, एक थप्पड़ खाने के बाद तुम कहीं बैठी रो रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चला आया, पर यहाँ आकर तो पता चला कि तुम अभी भी झांसी की रानी बनी बैठी हो। मैं मुंह छुपा कर रोने वालों में से नहीं हूँ कृषि, रुलाने वालों में से हूँ। छोड़ूंगी नहीं उस मनमीत और उस सुखी लकई को, उनकी असलियत सबके सामने लाकर ही दम दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चांदनी की बातें सुनकर कृषि सोच में पड़ गया और फिर बोला, चांदनी मैं भी मनमीत से मिला हूँ और मुझे भी वो बुरा इंसान नहीं लगा, वो आपके भाई का दोस्त है। ये बुराई कम नजर आई क्या आपको? चांदनी ने तुरंत पूछा। कृषि की आंखें खुली की खुली रह गई। उसका चेहरा देखकर चांदनी नजरें झुकाकर बोली, आई एम सॉरी, इट्स ओके। इतना कहकर कृषि उठकर जाने लगा, पर चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी राजीव भी वहां आ गया, पर कृषि को चांदनी के रूम में देखकर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। चांदनी उठकर बोली, आई एम सॉरी, वो बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। कृषि ने पलटकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा लगता है तुमसे मिलकर चांदनी। इंसान चाहे कितना भी अपसेट क्यों ना हो, पर अगर वो तुमसे मिल ले तो उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाए और वो फिर से मुस्कुराने लगे। मैं तो ऐसी ही हूँ, चांदनी मुस्कुराते हुए बोली। कृषि भी मुस्कुरा दिया, पर राजीव गुस्से में वहां से चला गया। तभी चांदनी बोली, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कॉफी पीने फिर कभी आऊँगा। इस वक्त तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि मनमीत गलत इंसान है? कृषि ने पूछा। चांदनी ने उसे पूरी बात डिटेल में बताई तो कृषि चांदनी की हथेली थामकर बोला, चांदनी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर इन सब में युग का हाथ हुआ तो मैं खुद उसे तुम्हारे और पिंकी के सामने लाकर खड़ा करूंगा। और रही बात मनमीत की, तो तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अगले 24 घंटे में उसकी हिस्ट्री निकलवाता हूँ। अगर वो वाकई गलत इंसान है तो पिंकी की शादी उससे नहीं होगी, मैं रोकूंगा इस शादी को, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। कृषि की बातें चांदनी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। वो तुरंत बोली, आपको पता है कृषि, आप बहुत अच्छे हैं और अनाया वो भी बहुत प्यारी है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आपके घर में सब इतने अच्छे हैं तो ये युग किस पर गया है? युग इतना घटिया क्यों है? चांदनी भाई है वो मेरा, कृषि बोला। ये सुनकर चांदनी झट से बोली, पर इससे ये सच थोड़ी बदल जाएगा कृषि कि वो एक नंबर का कमीना इंसान है और उसने मुझे खुली धमकी दी है कि वो मुझे सबक सिखा कर रहेगा। कृषि गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं पता चांदनी कि तुम्हारे और युग के बीच ये सब क्या चल रहा है, पर मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। आइंदा वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, प्रॉमिस। वैसे मुझे लगता है कि आप अपना ये वादा नहीं निभा पाएंगे, पर फिर भी झूठा ही सही, मुझे दिलासा देने के लिए और मेरा मूड ठीक करने के लिए थैंक यू। चांदनी के इतना कहते ही कृषि को हंसी आ गई। चांदनी भी हंसने लगी। उन दोनों के हंसने की आवाज पास के रूम में राजीव के कानों में भी पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चांदनी को किसी और के साथ देखकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों होती है? वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने अपना फोन देखा तो कुसुम का नंबर देखकर कॉल रिसीव की। हेलो राजू,
विद्या के मुंह से अपने लिए राजू सुनकर राजीव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर बोला, आपकी बहुत याद आ रही माँ। ये सुनकर विद्या की आंखें भर आई, पर उसने खुद को संभाला और बोली, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है राजू। हर पल बस तेरे लौटने की राह देखती रहती हूँ, बस इस उम्मीद में कि तू जल्दी ही मेरे पास लौट आएगा। माँ, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, बहुत जल्द मैं इस शहर में सेटल हो जाऊंगा और फिर आप मेरे साथ होगी। मैं यही एक अच्छे से हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाऊंगा। बस माँ, कुछ दिन और, मैं बहुत जल्द आपको लेने आऊंगा। राजीव की बातें सुनकर विद्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभाला और बोली, अच्छा ये इमोशनल बातें बंद कर और मुझे ये बता, मेरे बेटे ने कुछ खाया भी है या सुबह से बस काम में ही लगा हुआ है? राजीव मुस्कुराते हुए बोला, बस डिनर के लिए ही जा रहा हूँ माँ। राजू, तेरे टिफिन सेंटर का खाना अच्छा तो होता है ना? तू पेट भर के खाना तो खाता है ना? विद्या ने फिक्रमंद होकर पूछा तो राजीव टहलते हुए बोला, हाँ माँ, खाना अच्छा होता है, पर आज आपका राजू टिफिन सेंटर का नहीं बल्कि पिंकी की मंगनी का खाना खाने वाला है। पिंकी? कौन? वही जो तेरे मकान मालिक की पड़ोसी है, उनके बच्चों की दोस्त है? विद्या ने पूछा। राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, वही। बहुत अच्छी लड़की है, उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, धीरज अंकल और आंटी की तरह। वो भी मुझे अपनी फैमिली मानते हैं, इसलिए आज सुबह से वही था। राजीव अपनी माँ को सब कुछ बताने लगा। दूसरी ओर अमित परेशान सा एक कोने में खड़ा चांदनी के बारे में सोच रहा था। तभी अनाया ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अमित ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोला, आई एम सॉरी अनाया, आज तुम पहली बार मेरी फैमिली से मिली हो और चांदनी ने ये सारा तमाशा करवा दिया। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है अमित, क्योंकि चांदनी ने जो भी किया वो सिर्फ पिंकी के लिए किया। उसे पिंकी की फिक्र है बस, इसलिए उसने बिना सोचे समझे जो ठीक लगा वो बस कर दिया। उसे क्या पता था कि इन सब में वो उलझ जाएगी। मेरी बहन वैसी नहीं है नया, जैसा उसे उस लड़की और मनमीत ने सबके सामने दिखाया। अमित परेशान होकर बोला। अनाया ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और बोली, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है अमित, क्योंकि चांदनी को मैं भी अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। वो थोड़ी मुंहफट जरूर है, पर बुरी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि उसकी बातों में सच्चाई है। किसी ने नोटिस किया या नहीं, पर मैंने एक बात मनमीत और उस लड़की अमायरा में नोटिस की है। उन दोनों का वो रिश्ता तो बिल्कुल नहीं है जो उन्होंने सबके सामने जाहिर किया है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अनाया की बातें सुनकर अमित सोच में पड़ गया। तभी अनाया फिर से बोली, वरना तुम खुद सोचो कि अगर चांदनी अमायरा से मिलने किसी होटल में गई थी तो ये बात अमायरा ने उसी वक्त मनमीत को क्यों नहीं बताई? वो ये बात बताने यहाँ सगाई में ही क्यों आई? वो फोन पर भी तो मनमीत को ये बात बता सकती थी ना। लड़की हूँ अमित, इसलिए एक लड़की के हाव भाव देखकर ये पहचान सकती हूँ कि वो किस तरह की लड़की है। वो अमायरा शक से बहुत चालू लगी मुझे, और उसकी और मनमीत की बातों से ये भी लगा मुझे कि जैसे उन्हें पहले से पता था कि चांदनी आज ये सब करने वाली है, इसलिए वो पहले से ही रेडी थे अपने आप को सही और चांदनी को गलत साबित करने के लिए। शायद तुम ठीक कह रही हो नाया, इस मनमीत में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बारे में पता करना पड़ेगा। पिंकी की जिंदगी का सवाल है। अमित परेशान होकर बोला तो अनाया भी बोली, मनमीत युग का दोस्त है तो मैं भी युग के जरिए उसके बारे में पता करने की कोशिश करती हूँ। बहुत जल्द उसका सच सबके सामने होगा। अनाया, मुझे लगता है कि हमें अंदर चलना चाहिए। मनमीत और उस लड़की पर नजर रख सकते हैं हम, क्या पता आज ही उसके खिलाफ कोई प्रूफ मिल जाए। अमित ने इतना कहकर अनाया का हाथ थामा और फिर से पार्टी में लौट आया। तभी कृषि उसके पास आकर बोला, अनाया मुझे निकलना होगा, कुछ जरूरी काम आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? नहीं भैया, आप जाइए, मैं गाड़ी और ड्राइवर दोनों लाए हूँ, खुद चली जाऊंगी। अनाया के इतना कहते ही कृषि ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और बोला, ठीक है, ड्राइवर से कहना गाड़ी आराम से चलाए और घर पहुंचकर प्लीज मुझे एक बार फोन कर देना। अनाया ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया तो कृषि ने अमित को गले लगाकर कहा, बाय अमित। बाय। अमित के इतना कहते ही कृषि तेजी से वहां से चला गया। दूसरी ओर डिनर के बाद युग मनमीत से बोला, थैंक यू सो मच मनमीत, आज तुम्हारी वजह से मैं चांदनी से अपना बदला ले सका। आगे भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि अभी चांदनी से बहुत सा हिसाब किताब बाकी है। तुम्हारी मदद तो मुझे करनी ही थी युग, क्योंकि जीना हराम कर रखा था उस लड़की ने मेरा। आज तो मेरा पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गई। आज अगर उससे सबक नहीं सिखाया होता मैंने
तो वो मेरी और पिंकी की शादी में रुकावट जरूर बनती, पर अब कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगी, इसलिए थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। थैंक यू, मनमीत बोला। युग के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और बोला बाय, जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मनमीत मुस्कुरा दिया। दूसरी ओर पिंकी खाने की थाली लिए चांदनी के रूम में आई तो उसने देखा चांदनी बेड पर बैठी बड़े मजे से टीवी पर मोटू पतलू देख रही थी। बहुत बड़ी वाली बेशर्म है तू चांदनी। सच में, पिंकी ने खाने की थाली उसके सामने रखकर कहा। चांदनी ने झट से थाली उठाकर अपनी गोद में रखी और बिना कुछ कहे खाना खाने लगी। पिंकी उसके पास बैठी और उसने पूछा थप्पड़ ज्यादा जोर से पड़ा क्या? चांदनी चिढ़कर बोली बिल्कुल नहीं, थप्पड़ जोर से कहाँ पड़ता है, उसे तो बहुत प्यार से मारा जाता है। उसका रवैया देखकर पिंकी गुस्से में भर की चांदनी उल्टी बात करना जरूरी होता है क्या हर वक्त? कभी तो ठीक से बोल लिया कर। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे आज थप्पड़ पड़ा है। मेरी हरकतों की वजह से नहीं, तेरी वजह से थप्पड़ पड़ा है मुझे। चांदनी पलक कर बोली तो पिंकी भी भड़क गई मेरी वजह से? मैंने कहा था तुझे कि मनमीत और अमायरा का पीछा कर, या मैंने कहा था कि मेरी सगाई में डांस करने की जगह अपना तमाशा बना? तेरी शादी और सगाई में तो मेरी जूती भी ना नाचे, क्योंकि किसी की खुशियों की मैयत पर डांस नहीं किया जाता बल्कि मातम मनाया जाता है, इसलिए चुपचाप निकल यहाँ से। भूख लगी है, मुझे खाना खाने दे। इतना कहकर चांदनी फिर से खाना खाने लगी। पिंकी को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने चांदनी के हाथों से खाने की थाली ली और उठकर जाने लगी तो चांदनी भी उठकर उसके पीछे आई और गुस्से में चीखी, हाँ ले जा तेरा खाना, मुझे मैगी बनानी आती है, 2 मिनट में बन जाएगी। पिंकी ने उसकी बकबक पर ध्यान नहीं दिया और खाने की थाली डाइनिंग टेबल पर रखकर चली गई। तभी राजीव भी वहां आ गया। चांदनी ने दरवाजे की ओर झांक कर देखा और फिर तेजी से सीढ़ियों से नीचे आई और चेयर पर बैठकर खाना खाने लगी। राजीव उसे देखकर मन ही मन बोला, सच में ये लड़की है या आफत, समझ पाना बहुत मुश्किल है। राजीव उसे घूरते हुए अपने कमरे में चला गया और चांदनी चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाते ही उसने थाली उठाकर किचन में रखी और अपने कमरे में जाने लगी। तभी धीरज, अनु और विमला वहां आ गए। धीरज बिना कुछ कहे आकर सोफे पर बैठे तो अनु उनके पास आई और बोली, मैं दूध गर्म करके ले आती हूँ, आप अपनी मेडिसिन ले लीजिए। मैं ले आती हूँ चाची, चांदनी आगे आकर बोली और किचन में जाने लगी तो अनु गुस्से में भर की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, तू तो जाकर हमारी इज्जत का जनाजा निकाल। उनकी आवाज सुनकर राजीव तुरंत अपने कमरे से बाहर आया। तभी चांदनी सिर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी चाची। अनु ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और बोली, तुझे कुछ अंदाजा है कि तूने आज किया क्या है चांदनी? तूने लोगों को हमारी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका दिया है। अपनी चाची और चाचाजी का सिर शर्म से झुका दिया है तूने सबके सामने। अनु की बातें सुनकर चांदनी ने अपने चाचाजी की ओर देखा और अनु से अपने बांह छुड़ाकर उनके पास आई और उनके कदमों में बैठकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए चाचाजी, मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से कभी भी आपका सिर शर्म से झुके। आज भी मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा था, पर पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, प्रॉमिस। धीरज ने चांदनी की ओर देखा और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, चांदनी तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं है बल्कि मान भी है, मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैंने सारी जिंदगी खुशी से निभाया है। मैंने आज तक तुझमें और अमित में कभी कोई फर्क नहीं किया, बल्कि तुझे अमित से ज्यादा ही प्यार किया है, पर आज तूने मेरे प्यार और भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। ये सुनकर चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। धीरज उसकी ओर देखकर बोले, कुछ अंदाजा है तुझे कि जब मनमीत और उस लड़की ने तेरे चरित्र पर उंगली उठाई तो मुझे कैसा लगा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे। चांदनी सिर झुकाकर रोने लगी। लेखिका कविता वर्मा।